डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा से आचार्य अर्थशास्त्र विभाग सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय को देखें तो बिना सांख्यिकी के कुछ भी होना कठिन है। वर्तमान में जीवन के हर क्षेत्र में कहीं न कहीं हमें सांख्यिकी की जरूरत होती है। वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी में कितने पेशेंट आए, कितने किस दवाई से ठीक हुए, कोई वैक्सीन बना रहे हैं तो वो किस प्रकार से कितने लोगों पर प्रभावी है, उसकी कितने प्रतिशत लोग उससे ठीक हो रहे हैं, ये सभी चीजें सांख्यिकी के माध्यम से ही होती है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि वर्तमान युग सांख्यिकी का युग है। इस संदर्भ में H.G. वेल्स ने कहा था कि सांख्यिकी पढ़ना एक दिन इतना ही अनिवार्य होगा जितना कि पढ़ने लिखने की योग्यता। अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये उनकी बात सत्य सिद्ध होती है। आज जीवन के हर क्षेत्र में सांख्यिकी का बोलबाला है। सांख्यिकी के बारे में यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ने लिखने की योग्यता। इसी प्रकार से लॉर्ड केल्विन का मानना था कि जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसका माप कर सकते हैं, यदि आप उसको संख्याओं के रूप में प्रकट कर सकते हैं, तो यह माना जाएगा कि आप उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं। परंतु अगर आप उसका माप नहीं कर सकते, आप उसको संख्या के रूप में नहीं बता सकते, तो यह माना जाएगा कि आप उस विषय के लिए भले कह रहे हो कि मेरे को ज्ञान है, बाकी आपका ज्ञान अल्प है और असंतोषजनक प्रकृति का है। ये हो सकता है कि आप उस विषय के बारे में आपका ज्ञान का आरंभ है, परंतु जब तक आप उसको सांख्यिकी के रूप में उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक ये माना जाएगा कि आपको उस विषय के बारे में बहुत गहन जानकारी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान युग में सांख्यिकी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आज कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें सांख्यिकी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। आज राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो वहां कितने एमएलए किस पार्टी के पास है, कौन जीतेगा, किसके पास बहुमत है, ये सब जब संख्या की बात आती है तो वहां संबंध सांख्यिकी से होता है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में हम बात करें तो समाजशास्त्र में कितने लोगों ने अरेंज मैरिज करी है, कितने लोगों ने कोर्ट मैरिज करी है, कितने लोगों ने लव मैरिज करी है, ये सारे आंकड़े संख्या के रूप में होते हैं, वहां सांख्यिकी होती है। इसी प्रकार से आप भौतिक विज्ञान ले, रसायन विज्ञान ले, हम बाद में भी चर्चा करेंगे। वर्तमान जीवन के हर क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। अब सांख्यिकी क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, इसके बारे में हम लोगों की उत्सुकता होती है कि सांख्यिकी क्या है। सही मायने में सांख्यिकी शब्द को दो अर्थ में प्रयोग लिया जाता है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि सांख्यिकी एक वचन के रूप में है, जबकि कुछ स्टेटिशियन ये मानते हैं कि सांख्यिकी एक बड़ा सब्जेक्ट है और एक बहुवचन के रूप में है। हम पहले चर्चा करेंगे कि बहुवचन के बारे में सांख्यिकी कैसे है। देखिए, सांख्यिकी में क्या होता है, अगर एक व्यक्तिगत डाटा है, एक व्यक्ति की आय है, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक उसकी तुलना हम बहुत सारे व्यक्तियों की आय से नहीं करें। इसी प्रकार से एक व्यक्ति की आयु है, या एक कंपनी का डाटा है, या एक सरकार के बारे में कुछ भी अध्ययन है, तो वह हमारे लिए तब तक महत्वपूर्ण नहीं होता जब तक कि हम उसके साथ किसी और के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करें। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ सांख्यिकी के विद्वानों का मानना है कि सांख्यिकी एक बहुवचन के रूप में है, क्योंकि ये व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित है। बहुत सारी व्यक्तिगत इकाइयां हैं, उनका समूह एकत्रित करेंगे तो वह समूह से संबंधित समूह जो है वही हमारे लिए कुछ काम का होगा। जबकि कुछ विचारक ये कहते हैं कि सांख्यिकी का कार्य क्या है, समूहों का संग्रहण करना है, विश्लेषण करना है, निर्वचन करना है, उनका टेबुलेशन करना है। तो उस आधार पर सांख्यिकी
तो है एक वचन के रूप में। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं बहुवचन किस प्रकार से सांख्यिकी बहुवचन के रूप में है। इस बारे में वालिस व रॉबर्ट्स का मानना है समंक तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं का संख्यात्मक विवरण है। यानी समंक जो है तथ्यों के परिमाणात्मक पहलू को बताता है। समंक के दो प्रकार के पहलू होते हैं, गुणात्मक होता है और परिमाणात्मक होता है। गुणात्मक के रूप में एक व्यक्ति है, व्यक्ति की जो योग्यता है, व्यक्ति दिखने में कैसा है, व्यक्ति की हाइट कितनी है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, ये सारे गुणात्मक पहलू है। पर परिमाणात्मक पहलू भी व्यक्ति के होते हैं कि वो कितना कमाता है, किस आयु का वह है। तो ये कह रहे हैं कि वालिस और रॉबर्ट्स के अनुसार समंक तथ्यों के परिमाणात्मक पहलू का विवरण है। तो बहुत सारे तथ्य हैं इसमें, एक ही तथ्य का नहीं है, अधिक तथ्यों का है। इस कारण से सांख्यिकी को वो ये मानते हैं कि बहुवचन के रूप में। इसी प्रकार से डॉक्टर बाबले का मानना है कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे विवरण है, यानी समंक में बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिनको एक दूसरे के संबंध के रूप में, संबंधित रूप में रखा जा सकता है। इसी कारण से वो ये मानते हैं कि सांख्यिकी जो है एक बहुवचन के रूप में है। हम यहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे कि समंकों की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि समंक सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में लिया जाए या एक वचन के रूप में लिया जाए। तो सबसे पहला समंक की व्यवस्था, समंक की विशेषता में हम देख सकते हैं समंक तथ्यों का समूह होता है। समंक कोई अंक नहीं है। अगर एक समंक है तो उससे कोई हम अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति की आयु है या एक दुर्घटना है, उसको समंक नहीं कह सकते जब तक कि बहुत सारे व्यक्तियों की आयु या अनेक दुर्घटनाओं को अगर हम लें तो समंक कहलाएंगे। एक तथ्य कभी भी समंक नहीं कहला सकता है। बहुत सारे तथ्य हो तो हम समंक कहलाएंगे। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों की आयु हो तो हम तुलना कर सकते हैं कि किस आयु वर्ग का विद्यार्थी है, कितने 14 साल से ऊपर है, कितने 14 साल से कम है। दुर्घटना के बारे में अगर हमारे पास बहुत सारे समंक है तो हम ये बता सकते हैं कि सड़क एक्सीडेंट में सड़क के माध्यम से कितनी दुर्घटना हुई, रेल के माध्यम से कितनी दुर्घटना हुई, विमान के माध्यम से कितनी दुर्घटना हुई। इस प्रकार से समंक अनेक तथ्यों के समूह के रूप में होता है। केवल एक ही तथ्य है तो वह समंक नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज, समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बोलें कि कृषि उत्पादन का जो समंक है वो जलवायु से भी रिलेटेड है। वर्षा कितनी है उससे भी उस पर प्रभाव पड़ता है। सिंचाई कैसी है, भूमि उत्पादक है या नहीं है, कौन सी बीज का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया है, खाद कैसी है, खेती का क्या तरीका है, सिंचाई की कौन सी विधि काम में ली गई है, इन और किसानों के पास भंडारण की अच्छी क्षमता है या नहीं है, कृषि उपकरण कैसे हैं। कई चीजों से समंक प्रभावित होते हैं। अगर ये सारी चीजें अच्छी होगी तो उसकी पैदावार ज्यादा होगी, तो समंक आंकड़े ज्यादा दिखाएगा ज्यादा। और अगर ये सारी, तो इस प्रकार से समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। तीसरी चीज है, समंकों को संख्याओं के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। या तो देखिए, तथ्यों को या तो गुणात्मक रूप में हो कि तथ्य अमुक व्यक्ति नवयुवक है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, गरीब है, अमीर है, लंबा है, ठीना है, छोटा है, गोरा है, काला है, ये गुणात्मक तथ्य है। जबकि हम क्या समंक की बात करते हैं तो वह संख्याओं के रूप में होता है। जैसे अगर हम आयु की बात कर रहे हैं तो आयु 45 साल का है, 25 साल का है, 75 साल का है, उसकी आय है वो 1 लाख रुपए से कम है या 50,000 से कम है या 1 लाख रुपए से अधिक है, उसके पास नौकरी है तो वह सरकारी है कि प्राइवेट है कि वो बिजनेस करता है। इस प्रकार से संख्या के रूप में समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा संख्या के समंकों से गणना और अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हमारे पास कृषि के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि ऐसी मिट्टी है, इतनी वर्षा हुई है, ये बीज का प्रयोग किया गया है, इतनी खाद का प्रयोग किया, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई फसल किस प्रकार की होगी। इसी प्रकार जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि 2011 में भारत की जनसंख्या इतनी है तो 2021 तक जनसंख्या इतनी हो जाएगी। अभी वर्तमान में कोरोना महामारी के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 दिन में हमारा आंकड़े डबल हो गए हैं, तो अगले 30 दिन में कितने के आसपास हमारे पास मजदूर जो पेशेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे।
इसी प्रकार से समंकों में यथोचित शुद्धता होती है। यथोचित शुद्धता का मतलब लगभग शुद्ध होते हैं, 100% शुद्ध की हम बात नहीं करते हैं। जैसे अगर एक ऊंचाई की बात है, ऊंचाई की बात है व्यक्ति की, तो सेंटीमीटर में हो सकती है, पर अगर हमको जयपुर से उदयपुर से जयपुर की दूरी का नाप करना है तो वहां कुछ सेंटीमीटर छोड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी से हमको मंगल ग्रह की बात करनी है तो वहां हजारों किलोमीटर भी छोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि समंक किस प्रकार का है। आप देखिए कि सोना हम लेने जाते हैं तो 0.001 ग्राम भी होता है तो उसका पैसा लिया जाता है, पर अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो 10 से 20 ग्राम भी अगर सब्जी ज्यादा होती है तो उसका हमारे से पैसा नहीं लिया जाता है। तो यहाँ समंकों की यथोचित शुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि समंक किस उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जा रहे हैं। अगर हम उदयपुर से जयपुर की दूरी ले रहे हैं तो कुछ मीटर हम छोड़ देंगे तो भी चलेगा। अगर हम किसी विद्यार्थी की ऊंचाई ले रहे हैं तो वहां 1-2 इंच की भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। तो इस प्रकार से समंक में यथोचित शुद्धता होनी चाहिए। कुछ समंक ऐसे हैं जहां आप मीटर को भी छोड़ सकते हैं, कुछ समंक ऐसे हैं जहां आप सेंटीमीटर को भी छोड़ सकते हैं, तो कुछ समंक ऐसे हैं जहां 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा समंक जो है सुव्यवस्थित संख्याओं का संकलन है। बिना कोई उद्देश्य के समंक एकत्रित किया जाएगा तो वह एक तरह से हमारे लिए कचरे की बात ही है, क्योंकि उससे हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उदाहरण के लिए हमने रोड पे चलते 10 आदमियों की आयु पूछ ली, उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं, उससे हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। बिना किसी उद्देश्य के अगर समंक एकत्रित किए जाएंगे तो वह समंक नहीं कहलाएंगे, पर एक निश्चित योजना के आधार पर हम समंक एकत्रित करेंगे तो वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए हम एक मजदूर के जीवन स्तर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जीवन स्तर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके लिए हम समंक एकत्रित करने एक बड़े हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ की वो गरीब लोग नहीं जाते हैं, तो वहां से उनके बारे में समंक सही एकत्रित नहीं होंगे। अगर हमको श्रमिकों के रहन सहन के स्तर के बारे में और कितना उनको खर्चा पड़ रहा है अपने रहन सहन के स्तर के बारे में ये समंक एकत्रित करने हैं, तो जहाँ श्रमिक लोग रह रहे हैं, जहाँ स्लम्स एरिया है उनके, उसके आसपास की दुकानों के माध्यम से कितना वे सामान कंज्यूम कर रहे हैं, इस प्रकार का समंक एकत्रित करेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। अगली बात यह है कि समंक तुलना की दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अगर वह तुलना की दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो वह समंक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ तोलने के लिए माप किलो भी चलता है और पाउंड भी चलता है। अगर हमको आपस में तुलना करनी है तो हम विद्यार्थियों का, मान लीजिए इंडिया में भारतीय विद्यार्थियों का वजन किलो में लिया हुआ है और इंग्लैंड का डाटा है, ब्रिटेन का डाटा है, वहां पर विद्यार्थियों का वजन पाउंड में लिया है, तो वो आपस में तुलना उन दोनों की नहीं की जा सकेगी। अगर वह एक ही इकाई में है तो ही वो तुलना हो पाएगी। इसलिए समंक तुलना की दृष्टि से ऐसे होने चाहिए कि जो एक दूसरे से संबंधित हो। इसी प्रकार से हम ये देखें कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ विद्यार्थियों की जो ऊंचाई ली है वो सेंटीमीटर में ली है और मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है वहां पर वो इंच में ली है, तो उनमें आपस में जब तक हम उसको एक इकाई में परिवर्तित नहीं करते हैं तो आपस में तुलना किया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि सांख्यिकी एक विधि है। यहाँ देखिए एक शब्द आता है, तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक विषय है। जहां एक की बात आती है तो वो कहते हैं सांख्यिकी एक वचन के रूप में। डॉक्टर बावले कहते हैं कि सांख्यिकी की सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूप में माप करने का विज्ञान है। यानी वो क्या कहते हैं? सांख्यिकी गणना का एक विज्ञान है या सांख्यिकी एक माध्यम का विज्ञान है। तो वो कह रहे हैं कि जब एक शब्द आ रहा है यानी सांख्यिकी एक विज्ञान है, तो ये सांख्यिकी एक वचन के रूप में है। सांख्यिकी विज्ञान का समूह नहीं है वरन एक विज्ञान है। इसी प्रकार से सेलिंगमैन कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो समूहों का संकलन करता है, समूहों का वर्गीकरण करता है, समूहों का प्रस्तुतिकरण करता है और उनको तुलना के योग्य बनाता है।
तो इस कारण से वो क्या करें कि सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान है। तो इस आधार पर इसी प्रकार से क्राउडेन ने भी कहा है कि सांख्यिकी में संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह किया जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है, उनका निर्वचन किया जाता है। ये इससे रिलेटेड विज्ञान है। तो जब एक विज्ञान की बात आ रही है तो ये कह रहे हैं कि सांख्यिकी जो है वो एक वचन के रूप में है। इस प्रकार से सांख्यिकी के बारे में ये माना जाता है कि कुछ विचारक ये मानते हैं कि सांख्यिकी एक वचन के रूप में, और कुछ विचारक ये मानते हैं कि सांख्यिकी बहुवचन के रूप में। हमको इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। सांख्यिकी के बारे में यह मानना है कि सांख्यिकी एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में मानी जाती है। इस आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। हम आगे बात करेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान है तो क्यों है, और कला है तो किस प्रकार से है। दूसरी चीज जो है वो है कि सांख्यिकी में समूह से संबंधित है। देखिए सांख्यिकी में हमने पहले भी बात की कि सांख्यिकी व्यक्तिगत समूह से रिलेटेड नहीं है। एक व्यक्तिगत आंकड़ा सांख्यिकी के लिए कोई भी प्रयोग नहीं होता है। अगर बहुत सारे आंकड़े एक साथ है तो उन संख्याओं के माध्यम से सांख्यिकी के बारे में नीतियां निर्धारित करते हैं। तीसरी चीज हम बात कर सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। सांख्यिकी में सांख्यिकी आप वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान में, रसायन में, भूगोल में, आपका इसके अलावा समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में, व्यापार में, वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, लगभग सभी एरिया ऐसे हैं जिसमें सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी का जो व्यापक क्षेत्र है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान भी है, सांख्यिकी एक कला भी है, जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित तथा विविध कारणों द्वारा प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों का संतुलन, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन आदि किया जाता है। हम अगले अध्याय में और भी सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। आप बहुत बहुत आपको